हेलो एवरीवन। रैपिड रिवीजन प्लेलिस्ट में आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करेंगे जल्दी से। और इस प्लेलिस्ट में बेसिकली मैंने अपने टाइम पे जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उन्हीं से तुम्हें जल्दी जल्दी ये चैप्टर रिवाइज करा देता हूँ। और शॉर्ट नोट्स तो तुम्हारे पास नहीं, तो मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ। मैं 2 साल पहले इन्हीं शॉर्ट नोट से एक डिसेंट रैंक निकाला था और अभी आईडीडीएल में हूँ। चलो तो बिना किसी टाइम इसकी शुरू करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले तो दो फेमस रिलेशन तुम्हारे पास केपी और केसी के, और केपी और के एक्स के डेल्टा एनजी के साथ। ठीक है, आरटी तुम्हारा कांस्टेंट होता है, पीटी है। तो कभी कभार मेंस में डायरेक्टली इस पे सवाल आ जाता है डेल्टा एनजी जीरो है तो फिर क्या रिलेशन होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो अब आते हैं मेन मेन फोकस पे इस चैप्टर के, जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम को जब भी तुम डिस्टर्ब करते हो तो वो किस तरफ जाता है, इस पे बहुत सारे सवाल आएंगे और ये आंसर होता है तुम्हारा ली चैटलियर प्रिंसिपल से, जिसका एक ही सिंपल स्टेटमेंट है कि जो भी हो रहा है इक्विलिब्रियम चाहेगा उसको वापस खींचना। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है इक्विलिब्रियम में तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि प्रेशर को वापस घटा दिया जाए। प्रेशर को घटाने के लिए मुझे मोल्स कम चाहिए होंगे, तो मैं उस तरफ जाऊंगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ठीक है, तो डेल्टा एनजी जहां पे नेगेटिव होगा, डेल्टा एन टोटल। ठीक है, अगर वॉल्यूम है तो फिर पहले इसको प्रेशर के टर्म में सोचो। वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी प्रेशर घट रहा है। सेम चीज, प्रेशर घट रहा है इसका मतलब मैं चाहूंगा कि प्रेशर को बढ़ाना, तो उस तरफ चला जाऊंगा जहां पे तुम्हारे ज्यादा मोल्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, एनटी जहां पे ज्यादा है। एंटी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। कॉन्सेंट्रेशन उल्टी कर दो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो उस तरफ चले जाओगे जहां पे इस बंदे की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ध्यान रखना, सबसे बहुत फेमस एग्जांपल है CaCO3 का डीकम्पोजिशन तुम्हारा CaO और CO2 में। सीएओ की कॉन्सेंट्रेशन या CaCO3 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सॉलिड है, सिर्फ CO2 से फर्क पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड्स के कॉन्सेंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम चाहेगा टेम्परेचर कम करना, तो टेम्परेचर उस तरफ कम होगी जहां पे हीट कंज्यूम हो रही होगी, या फिर यानी कि एंडोथर्मिक की तरफ। सही, तो डेल्टा एच की वैल्यू तुम्हें गिवन होनी चाहिए, तभी तुम आंसर दे पाओगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ने से किस तरह जाएगा। इनर्ट गैस के अगर तुम वॉल्यूम कांस्टेंट पे डाल देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट पे डाल रहे हो तो इसका मतलब वॉल्यूम, अगर ऊपर से गैस डाल रहे हो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रही होगी। ऐसे सोचोगी काइंड ऑफ प्रेशर घटने वाली होगी उस टाइम पे, तो इक्विलिब्रियम वापस जाएगा, घूम फिर के तुम्हें प्रेशर पे पहुंचना है। ठीक है, इस टाइप के सवाल को सोचने में, वरना तुम केसेस बना के रट सकते हो, लेकिन ठीक है मतलब थोड़ा समझ के करोगे तो बेटर रहेगा। तो इसका मतलब प्रेशर घटने लगी होगी, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जहां पे प्रेशर बढ़े, या फिर की नंबर ऑफ मोल्स जहां पे ज्यादा होंगे। डायरेक्टली भी रट सकते हो लेकिन आई वुड नॉट एडवाइज टू डू दैट। हेबर्स प्रोसेस बहुत ही फेमस पी ब्लॉक में आती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसके केमिकल पे भी बहुत फेमस फेमस क्वेश्चन बनते हैं। अमोनिया बनाने का प्रोसीजर है N2 और H2 से। अब ये फेवरेबल किस पे होता है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। 700 केल्विन तुम्हारा लो टेम्परेचर तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी 700 केल्विन क्यों चाहिए होता है, इसका आंसर पी ब्लॉक में है। और कमेंट्स में बताना, जो भी आंसर देगा उसको पिन करूंगा मैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। 700 केल्विन लो टेम्परेचर तो नहीं है, काफी हाई है, फिर आप लो टेम्परेचर क्यों बोल रहे हो। और प्रेशर तो हाई चाहिए, अराउंड 200 एटमॉस्फेयर तक चाहिए होता है। कैटलिस्ट इसमें कौन सा डलता है, Al2O3 और K2 और Fe ऑक्साइड, और पुराना एक कैटलिस्ट होता था फेरस और मॉलिब्डेनम एज कैटलिटिक प्रमोटर, है ना। हाँ बिल्कुल। फिर आर्रीनियस इक्वेशन तुम्हारी होती है के, जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट है ना रिएक्शन का, वो तुम्हारा डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो तुम्हारा पहले अरेनियस कांस्टेंट A × E⁻E⁴ होता है। लॉग ले लोगे तो ln K1/K2 = E A/R 1/T2, 1/T2 - 1/T1। लॉग ले लो ऊपर वाले का। ठीक है, तो ये तुम्हारा अरेनियस इक्वेशन है जो तुम्हारा रिलेट करता है एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर विथ रेट कांस्टेंट। ध्यान रखना ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट है। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन तुम्हारा निकाल के देता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो तुम्हारा ए डैश कोई कांस्टेंट E⁻−ΔH/RT होता है। और अगर तुम्हें दो टेम्परेचर के बीच में देखना है कि इक्विलिब्रियम कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, तो यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तुम्हारा वेपर डेंसिटी डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। सिंपली mm/2 मत रट लेना वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, असली फॉर्मूला ये होता है, और क्योंकि डेंसिटी ऑफ H2 ऐसे होता है। ठीक है, फिर तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है ना, डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा जी, ये तो मतलब थर्मो में आएगा मेनली, लेकिन इसमें केमिकल में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये फॉर्मूला तो सबको पता है, डेल्टा G0 = डेल्टा H0 - T⁻T। लेकिन ये आया कहां से है, इस असम्पशन से आया है कि डेल्टा एस जो है तुम्हारा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। अगर नहीं है तो तुम्हें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा आगे। dg = VdP - SdT। अगर तुम्हारा एस जो है वो एक फंक्शन ऑफ टी है तो यहाँ पे पहले पुट करो, और अब ये टी बन गया, अब इसको इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो एस इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जो जनरली होता भी है स्मॉल टेम्परेचर रेंजेस में,
उसमें तुम ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो और ये आंसर ला सकते हो। ठीक है, इसको अगर तुम कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जी इज इक्वल जी नॉट प्लस एन आर टी एल एन पी आ जाएगा। और अगर रिएक्शन का है तुम्हारे पास, ये बहुत फेमस है कि क्यू तुम्हारा रिएक्शन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट डी रिएक्शन इज इक्वल डेल्टा जी नॉट रिएक्शन प्लस आर टी एल एन क्यू। अब क्योंकि डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि तुम्हारा क्यू की वैल्यू केपी के बराबर होगी के इक्विलिब्रियम के, तो फिर और डेल्टा जी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जीरो होगा। तो इसका मतलब तुम डेल्टा जी नॉट रिएक्शन निकाल सकते हो क्या, माइनस आर टी एल एन के पी। तो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही देखो सिंपल सा चैप्टर है, इसमें मैंने जानबूझ के इक्वेशन लिखना और वो सब तुम्हें नहीं डिफाइन किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो ऐसे ऐसा, अगर तुमने चैप्टर प्रिपेयर किया है ना तो तुम ये नहीं भूल जाओगे कि तुम्हें ए भी लिखा था और फिर तुम यहाँ पे ए और बी बना रहे हो, यहाँ पे माइनस एक्स किया तो प्लस एक्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो शॉर्ट नोट्स में मैं भी तुम्हें एडवाइस करूंगा कि ये सब मत लिखो। जो चीजें तुम नहीं ही भूलोगे वो सब रिवाइज करके, मतलब टाइम वेस्ट करके क्या फायदा है। वो सब ध्यान में लाओ ना, बार बार रिवाइज करो जो तुम्हें सही में तुम भूल सकते हो। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं की हैं, वही चीज़ें मेंशन की हैं जो तुम सही में भूलोगे। और अगर तुम्हें उसमें दिक्कत हो रही है और तुम वो भूल रहे हो या फिर कुछ तुम्हें इक्वेशंस लिखने में और अप्रोक्सीमेशन लेने में दिक्कत हो रही है, तो अपने प्रॉपर नोट्स जाके रिवाइज करो या लेक्चर्स जाके रिवाइज करो। और एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना ऊपर से इन चैप्टर्स की, खासकर केमिस्ट्री में सबकी मेंस के लिए। तो यही है। अब अगला चैप्टर जो भी चाहिए होगा बताना मुझे। ये तो बहुत सिंपल सा ही चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद मैंने आयनिक की एक वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख लेना, वो काफी डिटेल में अच्छे से है और मेनली क्वेश्चन आयनिक से ही आएंगे। तो चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।